ठीक है, आप लोगों का केमिस्ट्री का टॉपिक है चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का आयनाइजेशन एनर्जी। तो पहले इसकी डेफिनेशन वगैरह लिख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसको समझा देता हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी है ये टॉपिक। ठीक है, ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो आयनाइजेशन एनर्जी की वो डेफिनेशन कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द minimum amount of energy required to remove the outermost electron from an isolated gaseous atom। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, या जो वैलेंस शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन है, अगर आपने उसको रिमूव करना है तो उसे रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इसका जो उन्होंने एक रिएक्शन सा लिखा हुआ है या सिंबल लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, एम किसी भी एलिमेंट को कहा जा रहा है, जी जो है ये उसकी गैसियस स्टेट है। ठीक है, दरवाजा जोड़ दो, वो वाला गैसियस स्टेट है। अब इसको अगर हम क्या दें, इसको अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी दें तो क्या होगा कि ये गैसियस एटम में से क्या चीज रिमूव होगी, हाँ, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। और इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद इसके ऊपर चार्ज क्या रह जाएगा, प्लस माइनस। जवाब दिया करें। आमतौर पे एटम के ऊपर चार्ज क्या होता है, एटम चार्ज क्या होता है, मैंने टेस्ट में क्वेश्चन भी दिया था ये। पॉजिटिव नहीं, न्यूट्रल। एटम, पूरे एटम के ऊपर उत्तर एटम को गौर करो ना, थोड़ा सोचो तो सही, प्लस माइनस ना सोचो, एटम के स्ट्रक्चर को सोच के उस पर गौर करो। एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटर में उसके क्या होता है, यस। न्यूक्लियस होता है। तुम्हारी आवाज नहीं आ आवाज आ रही है, सही नहीं आ रही, रुक रुक के आ रही है। अच्छा, मैं बता रहा था कि एटम के ऊपर एज ए होल चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, यानी नेगेटिव चार्ज कम कर दें, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ जाएगा। तो हम उसको क्या लिखेंगे, एम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और एम जो है वो क्या, ये बेसिकली तब होगा जब आप उसको एक खास एनर्जी देंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये एनर्जी जिसके मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आयोनाइजेशन। इस आयोनाइजेशन एनर्जी को एसआई यूनिट में हम कैसे मेजर करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, वैल्यू ऑफ
ionization energy is in किलो जूल्स के छोटा लिखना है, किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, किलो जूल्स पर मोल इसकी क्या होती है, इसका ऐसा यूनिट होता है। अब आगे चलें तो इसका ट्रेंड देख लेते हैं। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी को मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, जो मैं चाह रहा था, आपका रिस्पॉन्स नहीं मिला इसलिए मैं पीछे हट गया था। मैं फिर भी बता रहा हूँ और आप लोगों से रिस्पॉन्स अच्छा चाहिए कि एटम का अभी मैंने बताया था कि सेंटर में क्या होता न्यूक्लियस। है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के ना घूमकर फर्ज करें कि यहाँ पर एक बच्चा बैठा है, साजिद कह लेते हैं या हुसैन है, हाथ में डोर के साथ पत्थर लाइन में घूमता रहेगा ना, जब तक ये घुमाता रहेगा, ये इसको छोड़ के दूर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता पत्थर दूर? आवाज नहीं आ रही। मैं रिकॉर्डिंग भी आएगी, आवाज का ना आपकी तरफ शायद सिग्नल का इशू है, मेरे ना वाइट सिग्नल शो कर रहा है वो। मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। आपकी अगर कोई फालतू चीज है तो बंद कर दें। अभी भी नहीं सही तरह से आ रही, समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। मैं इसका ना लिंक भी शेयर कर दूंगा। अभी आप लोग चलें रिस्पांस दें, अगर आवाज़ आ जाए सही तरह तो रिस्पांस दीजिएगा, वरना मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको आवाज़ नहीं आ रही और मैंने आपको रिकॉर्डिंग शेयर करनी है। अच्छा, मैं बता रहा था कि ये पत्थर अगर डोरी से बंधा हुआ है तो क्या होगा, वो गोल घूमता रहेगा और उसे वो क्या चीज़ है जो इसे छोड़ने नहीं दे रही या दूर नहीं जाने दे रही, वो डोरी है या वो फोर्स है जो इसे अंदर की तरफ धक्का दे रही होगी। ठीक है, हम उसको सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह कहते हैं, तो उसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। है फिलहाल इतना समझ लेना काफ़ी है कि कोई ना कोई फोर्स है जो इसे इसकी तरफ सेंटर की तरफ खींची। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो कोई ना कोई फोर्स है जो इसे कहाँ को धक्का दे रही है, सेंटर की तरफ धक्का दे रही है। आपने अगर इसको यहाँ से हटाना है, आपने अगर इसको रिमूव करना है, तो इसे कम अज कम कितनी एनर्जी मिलेगी, इतनी एनर्जी या इतनी फोर्स अगर मिल गई जो इस वाली फोर्स से जिससे ये खींच रही है अंदर की तरफ, जिसे हम अट्रैक्शन कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, अगर उससे ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो ये क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा। तो वो कम अज कम एनर्जी क्या कहलाती है, वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, और वो हमेशा उसकी मिनिमम वैल्यू, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि उसकी वैल्यू, इस जो फोर्स यहाँ से अंदर को खींच रही है, अगर वो 10 न्यूटन की है और उसे जो दूसरी साइड से बाहर की तरफ खींचने वाली फोर्स है वो अगर 11 न्यूटन होगी तब भी वो हट जाएगा, अगर वो 20 न्यूटन होगी तब भी वो हट जाएगा। तो कम अज कम जो चाहिए ना, यानी 11 न्यूटन कम अज कम होगी तो वो हट जाएगा। तो जो मिनिमम वैल्यू है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। सही है? सही है। ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर इसका ट्रेंड देख लेते हैं। ट्रेंड मैंने पहले भी बताया था, दो तरीकों से देखा जाता है। एक देखा जाता है विद इन ग्रुप और दूसरा क्या देखा जाता है, अक्रॉस द पीरियड। विद इन का ग्रुप का क्या मतलब है कि आपने एक ही ग्रुप में यानी टॉप टू बॉटम ट्रेंड देख रहे हैं, कि अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आए तो उसके ट्रेंड में क्या चेंज आ रहा है, कि वैल्यू ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। ठीक है, विद इन ग्रुप क्या होता है, टॉप टू बॉटम, और अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। राइट। ठीक है, तो किसी भी चीज का ट्रेंड इस दो डायरेक्शंस में देखा जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने वैल्यूज दी हुई हैं, टॉप टू बॉटम नजर आ रहा है, पहले 1312 है, फिर 520 है, 496। तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे एटम का साइज बड़ा होता है, ऊपर से नीचे में बड़ा होता रहता है ना, तो उसकी क्या चीज ज्यादा होती रहती है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता रहता है। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती रहती है। जब वो कम होगी तो यकीनन आयनाइजेशन एनर्जी भी कम चाहिए होगी, जिससे हम उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकें, रिमूव कर सकें।
ठीक है इमन हुसैन? ठीक है। जी तो अब टॉप टू बॉटम आए तो ये आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती रहेगी? डिक्रीज करती रहेगी। नीचे यही बात लिखी है जो मैंने अभी आपको बताई। और इसी तरह अगर आप लेफ्ट टू राइट आए तो शील्डिंग इफेक्ट का हमें पता है वो आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट टू राइट क्या होता है? इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है कि स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अच्छा सॉरी, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है लेकिन उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होती रहती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से जो लेफ्ट टू राइट की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या करती है? इंक्रीज करती है। सही है? ठीक है। तो अब ये आगे उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिथियम और बेरिलियम में बताएं किसका आयनाइजेशन एनर्जी किसकी जो है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इन दोनों की पोजीशन देखें। लिथियम आ रहा है आपके फर्स्ट ग्रुप के सेकंड पीरियड में, ऐसे ही है ना? और जी बेरिलियम कहाँ पे आ रहा है? सेकंड सेकंड ग्रुप रो। के सेकंड पीरियड में, यानी ये पहले वाला लेफ्ट में और दूसरा वाला है। तो ये क्या लिखेंगे? बेरिलियम हैज हायर एनर्जी। सही है। सही क्या है। कह रहे हो सैन? अच्छा इसी तरह बोरॉन और कार्बन को देखें तो जिसकी जो लेफ्ट और राइट में से देख लेते हैं। बोरॉन लेफ्ट पे और कार्बन किस पे है? राइट पे है। तो बोरॉन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होगी और कार्बन की क्या होगी? हायर होगी। सही है? जी ठीक है। अच्छा फिर अगर आप लोगों को बोहर एटॉमिक एनर्जी का, अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ जा रहे हैं और दूसरा टॉपिक जो है वो है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझने के लिए आप लोगों को बोहर एटॉमिक मॉडल का आइडिया होना जरूरी है। बोहर एटॉमिक मॉडल की जो शर्तें थी वो, अच्छा उसमें क्या ऐसा जी पॉसिबल था कि एक इलेक्ट्रॉन अपने शेल को छोड़ के किसी ऊपर वाले शेल पे चला जाए? था ना पॉसिबल? तो जब अच्छा एक ये चीज होगी और दूसरा मुझे ये बताएं क्या जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब है वो हायर एनर्जी ऑर्बिट होगा या लोअर एनर्जी ऑर्बिट होगा? लोअर। लोअर ऑर्बिट होगा आपके मुताबिक, और जो जितना दूर होगा वो उतना हायर एनर्जी ऑर्बिट होगा। ये आपने बताया। अब क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ने अपने ऑर्बिट से किसी हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाना है तो यकीनन उसे इतनी एनर्जी चाहिए होगी। ऐसे ही होगा ना? और अगर उसने किसी लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जाना है तो उसे एनर्जी लूज करनी पड़ेगी जिसको वो रेडिएट करता है, जो हमने बोहर एटॉमिक मॉडल में पढ़ा भी था। अब इसी की बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन ये है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron adds up in the valence shell of an isolated atom to form a uninegative gaseous ion के जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसके अंदर से क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। तो वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब भी ऐड होगा, मेरी बात गौर से सुने, कि इलेक्ट्रॉन जब भी ऐड होगा किसी एटम के साथ तो एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को जो है आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इससे पहले जो हमने की थी वो थी आयनाइजेशन एनर्जी। वो ये थी कि अगर आपने किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए होगी उसको क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी एनर्जी ही है। सही है? जी अच्छा फिर आगे इसका लेफ्ट टू राइट अगर ट्रेंड की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली, इसका हम कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड या जनरल ट्रेंड नहीं दे रहे हैं, हम कह रहे हैं आम तौर पे या जनरल ट्रेंड दे रहे हैं कि आम तौर पे क्या होगा?
कि अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और दिस इज ड्यू टू, ये रीजन दिया हुआ है कि इसका रीजन क्या है। ठीक है, सही है। ये रीजन भी अभी जब मैं बुक शेयर करूंगा या यहीं से बता देता हूँ ये क्यों है, कि क्योंकि इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहेगा लेफ्ट टू राइट जाते हुए, एटॉमिक रेडियस कम होता रहेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा मजबूती से न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, जुड़ा हुआ तो वो ज्यादा एनर्जी से होगा, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट जो है वो चेंज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से अल्कली मेटल जो है उनकी लोएस्ट होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और जो हेलोजेंस है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट होती है। तो हेलोजेंस की क्या होती है, हाईएस्ट, और अल्कली मेटल्स की क्या होती है, लोएस्ट होती है। सही है। अल्कली मेटल्स हमें पता है लेफ्ट पे आता है, और जो हेलोजेंस है वो सबसे आखिर में राइट पे आता है। सही है, ठीक है। लास्ट पे। अच्छा, अब उससे आगे चलते हैं। तो ये टॉप टू बॉटम का ट्रेंड भी दिया हुआ है। टॉप टू बॉटम के ट्रेंड में वो क्या कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा, टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन बीच में ऐड होते रहते हैं, और उसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान वो कम होती रहती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती है, कम होती रहती है, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, रिलीज होती है। सही है। अच्छा, फिर आगे चलें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है कि अगर फर्ज करते हैं हम कि एक एटम जो है, अभी बल्कि हमने बताया था कि एक एटम जो है केमिकल बॉन्ड में अपने ही साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा होता है, या हम यहाँ से वर्डिंग देखें तो वो कह रहे हैं कि इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम, ये एक एटम की एबिलिटी है। किस चीज की एबिलिटी है, टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इन ए केमिकल बॉन्ड, कि ये किसी भी केमिकल बॉन्ड में अपने इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर नहीं जाने देता। उस एबिलिटी को जो है क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहा जाता है। इसको कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो एक अमेरिकन केमिस्ट लिनस पॉलिंग ने बताया था, और नीचे जो है वो मुख्तलिफ एटम्स के मुख्तलिफ एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दी हुई है। इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जनरल ट्रेंड तो आपको नजर आ रहा है कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, लेकिन बीच में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे अगर आप ये सेकंड पीरियड को देखें, लिथियम की क्या 1 है, फिर बढ़ती हुई 2, फिर 2.53, 3.54, लेकिन आखिरी वाली जो है नियॉन उसकी 2.1 है, तो ये इसके एक्सेप्शन है। सही है। तो लेफ्ट टू राइट जनरली क्या करती है, ये इंक्रीज करती है, लेकिन उसमें एक्सेप्शंस भी है। इसी तरह टॉप टू बॉटम देखें तो वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। सही है। जी ठीक है। अच्छा, अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसमें कोई मसला है तो मुझे बता दें। कन्फिग्रेशन में, वैलेंस शेल में, या कन्फिग्रेशन की मदद से पीरियड या ग्रुप कैसे निकाला जाता है, किसी किस्म का कोई मसला मुझे